आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे स्ट्रेन एनर्जी फॉर एक्सियली लोडेड मेंबर्स और साथ में इसका फॉर्मूला देखेंगे क्या आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस किस प्रकार के इसके बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, स्ट्रेन एनर्जी फॉर एक्सियली लोडेड मेंबर्स। देखिए सबसे पहले तो ये जो स्ट्रेन एनर्जी कंसेप्ट है ये स्टैटिक लोडिंग और डायनेमिक लोडिंग दोनों के लिए काम में आता है। मतलब इस कंसेप्ट को आप दोनों प्रकार की लोडिंग के लिए काम में ले सकते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक बोथ। अब देखिए हम एक बार बनाते हैं। मान लीजिए कि कोई बार है जिसकी इनिशियल लेंथ L है। अब इस पर मैं एक ग्रेजुअली इंक्रीजिंग लोड लगा रहा हूँ, मतलब लोड जो धीरे धीरे समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पहले ये मान लीजिए 0 था या बहुत कम था और फिर धीरे धीरे बढ़ के कहाँ पे आ गया, P पे। मतलब लोड की वैल्यू 0 to P ग्रेजुअली इंक्रीज हुई। ठीक है, तो इस जैसे जैसे लोड आपका 0 to P बढ़ा, मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ, वैसे वैसे इसमें जो डिफ्लेक्शन आया उस डिफ्लेक्शन को हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं डेल। ठीक है, तो यदि मैं इसको प्लॉट करूँ, यदि मैं लोड और डिफ्लेक्शन के ग्राफ को यहाँ पर प्लॉट करूँ तो कैसा बनेगा देखते हैं। तो देखिए जैसे जैसे आपका लोड बढ़ा, ये वाला वर्टिकल एक्सिस किसका है, लोड का, हॉरिजॉन्टल एक्सिस किसका है, आपका डिफ्लेक्शन का। तो जैसे जैसे आपका लोड बढ़ा वैसे वैसे आपका डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है। हमने जब माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा था तब भी आपने कुछ इस प्रकार से कर्व देखा था उसका। तो मान लीजिए कुछ ये वाला पोर्शन हम बात कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, है ना। माइल्ड स्टील का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था, यदि आप नहीं जानते ये क्या होता है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और हमारा वीडियो जाके देखिए और जानिए माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे होता है, क्या होता है और कैसे इसकी शेप क्या होती है और इसके अलग अलग पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपका लोड, जैसे से आपका लोड बढ़ा वैसे वैसे आपका डिफ्लेक्शन भी बढ़ा। तो जब आपका लोड कहाँ पर पहुँच गया, लोड P की वैल्यू पे, मतलब B पॉइंट पर आपका लोड कितना आ गया, P आ गया, तो डिफ्लेक्शन कितना आ गया आपका, डेल। और पॉइंट B के बाद आपका लोड ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, लोड इज कांस्टेंट, है ना, और इसकी वैल्यू हो गई P। और लोड कहाँ से स्टार्ट हुआ आपका, 0 से कहाँ तक पहुँचा, P पे, और डिफ्लेक्शन कितना आ गया आपका, डेल आ गया। ये जो आपका लोड ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, ये जो लोड आपका ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, इस ग्रेजुअली इंक्रीजिंग लोड को ही हम स्टैटिक लोड बोलते हैं। क्योंकि जब आपका लोड ग्रेजुअली इंक्रीज होता है तो उसका कोई डायनेमिक इफेक्ट नहीं होता, डायनेमिक या इनर्शियल इफेक्ट नहीं होता। इसको आप ऐसे देखिए कि यदि मैं मान लीजिए इस कॉपी और डस्टर को ऐसे धीरे धीरे सरका रहा हूँ तो डस्टर और कॉपी दोनों एक साथ जा रहे हैं। लेकिन यदि मैं इस कॉपी को एकदम से खींचूं तो देखिए कॉपी इधर आ गई और डस्टर आपका नीचे चला गया। मीन्स जो लोडिंग समय के साथ लगती है वो उसका इफेक्ट क्या होता है, स्टैटिक होता है। और जो थोड़ा तेजी से लगती है, काफ़ी तेजी से लगती है, इसका नेचर डायनेमिक होता है, उस पर इनर्शियल इफेक्ट आ जाते हैं। तो ये डस्टर अपनी जगह पे क्यों रह गया था, क्योंकि ड्यू टू इट्स इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से, हमने पढ़ा ना फिजिक्स में इनर्शिया, उसकी वजह से यहाँ पे रह गया था। तो जब भी डायनेमिक लोडिंग लगती है तो कुछ ना कुछ इनर्शियल इफेक्ट्स जरूर एक्ट करते हैं, लेकिन स्टैटिक लोडिंग के केस में इनर्शियल इफेक्ट्स आपके एक्ट नहीं करते। तो इस प्रकार की लोडिंग को आप क्या बोलते हैं, स्टैटिक लोडिंग भी बोला जाता है। स्टैटिक लोडिंग एज देयर इज नो डायनेमिक और इनर्शियल इफेक्ट्स। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब मान लीजिए मैं इसमें एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेता हूँ। अब देखिए मान लीजिए कि मैं कोई इस पूरे ग्राफ में एक छोटी सी स्ट्रिप लेके चल रहा हूँ जो कि कहाँ पर है, डेल 1 पे, और डेल 1 के बाद डी डेल 1 और आगे मैं ले रहा हूँ। ऐसे ही P1 पे ये जो इसके करस्पॉन्डिंग लोड था, इस डिफ्लेक्शन के जो करस्पॉन्डिंग लोड था वो था P1, और P1 के बाद कितना सा लोड और बढ़ा, डेल 1 को पाने के लिए डी P1 लोड मेरे को बढ़ाना पड़ा। मतलब इतना एक्स्ट्रा डिफ्लेक्शन के लिए डेल 1 के लिए मेरे को डी P1 और बढ़ाना पड़ा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं निकालता हूँ वर्क डन। मतलब
ये इस फोर्स को, जो फोर्स P एक्ट कर रहा है, या अपन यहाँ की बात करें कि D del 1 डिफ्लेक्शन के लिए फोर्स P को कितना वर्क करना पड़ा, तो फोर्स P था, तो फोर्स P की वैल्यू अभी क्या है, P1, कहाँ पर, del 1 पे, और del 1 के बाद डिफ्लेक्शन कितना हुआ, D del 1। तो यदि मैं यहाँ पे लिखूँ वर्क डन बाय P1 ड्यूरिंग इंक्रीमेंटल इलोंगेशन इज P1 इंटू D del 1, है ना। तो जो फोर्स लग रहा था P1 लग रहा था, और इलोंगेशन कितना हुआ, D del 1, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स P1 डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा इस फोर्स के कारण, मतलब ये अपना इलोंगेशन कितना हुआ, डिफ्लेक्शन कितना हुआ, D del 1, तो टोटल वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू इलोंगेशन। तो अब मान लीजिए मेरे को टोटल वर्क डन बाय द लोड निकालना है, टोटल वर्क डन बाय द लोड, ये जो लोड आपका P एक्ट कर रहा है इसके कारण टोटल वर्क डन आपको निकालना है, तो वो W इक्वल टू आपका हो जाएगा, यदि मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, 0 टू डेल P1 D del 1। इस प्रकार से यदि इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए 0 से डेल तक, मतलब 0 से लेके डेल तक, तो जो P1 लोड था जो कि कहाँ पर था, किसके करस्पॉन्डिंग था, वो del 1 डिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग था। P1 इंटू D del 1, इस पूरी स्ट्रिप को, मतलब इस पूरी स्ट्रिप्स को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर दूँ, सम कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन बाय द लोड P, लोड P के द्वारा किया हुआ टोटल वर्क डन आपके पास आ जाएगा। तो जो टोटल वर्क डन होता है यही स्ट्रेन एनर्जी के बराबर होता है, जिसे हम U से शो करते हैं, कैपिटल U से। दिस इज आल्सो कॉल्ड योर स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। तो U को ही हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेन एनर्जी। तो इस प्रकार से जब आप स्ट्रिप्स को क्या करेंगे, आप इंटीग्रेट करेंगे, तो आपको इस ग्राफ का एक तरीके से, ये इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि इस ग्राफ के नीचे का पूरा एरिया, मतलब इस ग्राफ के नीचे का पूरा एरिया टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल लोड P, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। तो इस प्रकार से छोटी छोटी स्ट्रिप्स को यदि आप इंटीग्रेट करेंगे, ये जो D del 1 जैसी स्ट्रिप्स है, बहुत सारी स्ट्रिप्स होगी, सबको यदि आप जोड़ देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और करस्पॉन्डिंग लोड से यदि आप मल्टीप्लाई करते चलेंगे, इस प्रकार का इंटीग्रेशन आप करेंगे, तो टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल लोड P हमारे पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप दूसरी स्ट्रिप भी ले सकते हैं, कोई मान लीजिए del 2 के करस्पॉन्डिंग, और इसका लोड हो जाएगा मान लीजिए P2 के करस्पॉन्डिंग। तो इस प्रकार से इन सारी स्ट्रिप्स को आप सम कर देंगे, तो आपका एक्सटर्नल वर्क डन या स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी। तो या फिर आप बोल सकते हैं कि एरिया अंडर दिस कर्व विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय द लोड P और द स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय दिस बार। तो मतलब इसके नीचे का पूरा एरिया, ये पूरा एरिया इसके नीचे का है ना, कर्व के नीचे का पूरा एरिया, ये वाला, इसको अभी मैंने रेड पूरे को हैच कर दिया, ये वाला एरिया, दिस एरिया विल बी इक्वल टू द स्ट्रेन एनर्जी। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व, ये मैंने लिख भी दिया है। अब देखिए, अब मैं इसको स्ट्रेन एनर्जी को डिफाइन करते हुए यहाँ पे लिख भी देता हूँ। इस डायग्राम को एक बार मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो देखिए, स्ट्रेन एनर्जी को यदि डिफाइन करना है, जो कि यहाँ पे अपन ऑलरेडी कर चुके हैं और अच्छे से समझना है, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, द एप्लीकेशन ऑफ द लोड प्रोड्यूसेस स्ट्रेन्स। स्ट्रेन का मतलब खिंचाव है ना, जो स्ट्रेन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या होता है, विकृति। स्ट्रेन एक पैदा करता है, द एप्लीकेशन ऑफ लोड प्रोड्यूसेस स्ट्रेन इन द बार। द इफेक्ट ऑफ दीज स्ट्रेन्स इज टू इंक्रीज द एनर्जी लेवल ऑफ द बार इटसेल्फ। इट मीन्स एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द बार ड्यूरिंग द लोडिंग प्रोसेस इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन होता है, बार में क्या आती है, स्ट्रेन्स आती है ड्यू टू दिस लोड। हम जो भी यहाँ पे बार पे आप लोड लगा रहे हैं, ये लोड आपने लगाया, तो इस कारण क्या आती है, स्ट्रेन्स आती है। तो इस स्ट्रेन के कारण जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है बार, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी फॉर द एक्सियली लोडेड मेंबर्स। तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। समटाइम्स इसको इंटरनल वर्क भी बोला जाता है ना। जो लोड जो एक्सटर्नल वर्क करता है, वो वर्क इस बार में एब्जॉर्ब होता है इन ए फॉर्म ऑफ इंटरनल वर्क, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। तो अब थोड़ा सा
और आगे चलते हैं और इसको देखते हैं। तो मान लीजिए लोड डिफ्लेक्शन कर्व में ये हमारे पास कर्व है, इसमें कोई पॉइंट है ए और बी, और पॉइंट ए को हम मान के चल रहे हैं पॉइंट ए इज द इलास्टिक लिमिट एंड पॉइंट बी वी आर अज्यूमिंग दैट पॉइंट बी इज बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, मतलब इलास्टिक लिमिट के आगे यहाँ पर कहीं है पॉइंट बी, ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है, यही होती है कि यदि आपने किसी भी मटेरियल को इलास्टिक लिमिट तक क्या किया है, इलोंगेट किया है या डिफ्लेक्शन किया है या कंप्रेस किया, कुछ भी किया है, वो करने के बाद यदि आप लोडिंग हटा दे, मतलब यदि डेल ए पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग मान लीजिए कोई डिफ्लेक्शन डेल ए हुआ है, यहाँ पर आने के बाद यदि मैं जो भी लोड लग रहा था उस लोडिंग को यदि मैं हटा दूँ तो वापस से ग्राफ कहाँ से, पॉइंट ए से पॉइंट ओ पर मेरा आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कुछ भी रिमेनिंग डिफ्लेक्शन या इलोंगेशन उस बार में नहीं रहेगा। लेकिन अब मान लीजिए यदि मैं लोडिंग लगा के मटेरियल को पॉइंट बी तक ले जाता हूँ, मतलब अब मेरी जो स्ट्रेन है पॉइंट बी तक आ गई, मान लीजिए पॉइंट बी की स्ट्रेन को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डेल बी। अब यदि मैं अनलोडिंग करता हूँ, अब मैं यदि लोडिंग मेरी हटाता हूँ तो क्या होगा, वापस मैं पॉइंट ओ पर नहीं आ पाऊँगा, वापस पॉइंट ओ पर नहीं आ पाऊँगा, कुछ ना कुछ परमानेंट इलोंगेशन या परमानेंट डिफ्लेक्शन मेरे पास रह जाएगा। उसको मैं यहाँ पे आपको मार्क करके बता देता हूँ, दिस विल बी योर परमानेंट डिफ्लेक्शन। ये ग्रीन वाली जो ग्रीन मैंने हैच किया है ये कहलाएगी आपकी इनइलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, और ये वाली कहलाएगी आपकी इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। इलास्टिक इसलिए क्योंकि ये देखिए पॉइंट डी पर, ये मान लीजिए पॉइंट डी है ये वाला, तो पॉइंट बी से पॉइंट डी पर अपन वापस आ गए, मतलब इतना जो आपका डिफ्लेक्शन था वो वापस ख़त्म हो गया। अब जो परमानेंट बचा वो कितना बचा, इतना बचा। तो अब देखिए क्योंकि आपने पॉइंट बी पे अनलोडिंग करी, अनलोडिंग करने के बाद अब यहाँ तक पहुँचे, तो इसके नीचे का जो भी ग्राफ कहलाया वो क्या कहलाया, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। यदि आप पॉइंट ए तक ही लोडिंग लगाते हैं ना, यहाँ पे लोड होता है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन होता, पॉइंट ए तक ही, तो वापस कहाँ पे आ जाता है आपका पॉइंट, यहाँ तक आ जाता। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी स्ट्रेन एनर्जी होती है वो कौन सी, ये वाली होती, और ये क्या कहलाती है आपकी इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी स्ट्रेन एनर्जी इलास्टिक भी हो सकती है और इनइलास्टिक भी हो सकती है। इनइलास्टिक वो है जो परमानेंट डिफॉर्मेशन जिसका हो जाए, परमानेंट डिफ्लेक्शन जो हो जाए, उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन एनर्जी है वो क्या कहलाती है, इनइलास्टिक। और जो वापस आप गेन कर सकते हैं, जो जिस एनर्जी को एक बार लेके आप वापस हटा सकते हैं, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी बोला जाता है। तो अब हम थोड़े से फॉर्मूलाज निकाल लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं स्ट्रेन एनर्जी के, रेजिलियंस के, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी के, टफनेस के और मॉडुलस ऑफ टफनेस के। तो मान लीजिए इस बार मैं डिफ्लेक्शन करता हूँ सिर्फ पॉइंट ए तक। पॉइंट ए क्या है, आपकी इलास्टिक लिमिट है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर टोटल डिफ्लेक्शन आपका मान लीजिए आ गया डेल, और ये जो इस डेल के करस्पॉन्डिंग जो लोड था वो था आपका मान लीजिए पी। तो अब मुझे इसकी स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है। एक क्या है अपना यहाँ पर इलास्टिक लिमिट। तो हमने पहले भी देखा स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू एरिया अंडर द लोड डिफ्लेक्शन कर्व। तो एरिया क्या हो जाएगा, लोड डिफ्लेक्शन कर्व के नीचे का एरिया कौन सा होगा, ये वाला जो मैं भी क्या कर रहा हूँ, ग्रीन हैच कर रहा हूँ, ये होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस मान लीजिए डेल है, हाइट क्या है पी, तो मतलब पी इंटू डेल, तो 1/2 पी डेल क्या आ गई आपकी स्ट्रेन एनर्जी। दिस इज आल्सो यू कैन कॉल इट एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व। अब देखिए हम जानते हैं सिग्मा इक्वल टू होता है E इंटू एप्सिलॉन, मतलब स्ट्रेस इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन। अब यहाँ पे यदि सिग्मा इक्वल टू E और यदि मैं इसको डेल अपॉन इनिशियल लेंथ, स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ या चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन, ये कर लूँ तो, और सिग्मा को मैं लिख देता हूँ, स्ट्रेस को लिख देता हूँ फोर्स अपॉन एरिया।
तो यहाँ से मेरा जो डेल निकल के आया वो आया PL अपॉन AE। ये डेल की वैल्यू यदि मैं यहाँ पे रख दूँ तो मेरी स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 P इंटू PL अपॉन AE। और यदि मैं इसको बोलूँ तो U इक्वल टू P²L अपॉन 2AE। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। तो दिस इज आल्सो फार्मूला फॉर स्ट्रेन एनर्जी। एक तो ये हो गया 1/2 लोड इनटू डिफ्लेक्शन एंड स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू P²L अपॉन 2AE। P क्या है, जो अप्लाइड लोड है, L क्या है, उस बार की लेंथ, A क्या है, बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और E क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उस बार के मटेरियल की, है ना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी कांस्टेंट्स होते हैं मटेरियल के, है ना, ऑब्जेक्ट के नहीं होते। ये ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है, हम इलास्टिसिटी कांस्टेंट्स हम जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा और देखते हैं इसको। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा मैं और चेंज करके लिख देता हूँ। अभी मैं यहाँ से इसको मैं रेड में लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ से P इक्वल टू डेल AE/L, P इक्वल टू ये आ गया। यहाँ से ये वाली वैल्यू मैं यदि यहाँ रखूँ तो U इक्वल टू आ जाएगा आपका EA डेल स्क्वायर अपॉन 2L। ये भी ध्यान रखना है, किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में छोटा सा न्यूमेरिकल बना के ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा जा सकता है। और यदि मान लीजिए मैं ये जो वैल्यू है EA/L, इसको स्टिफनेस बोलूँ, क्या बोलूँ, स्टिफनेस ऑफ द बार, है ना, एक्सियल स्टिफनेस इसको बोला जाता है, एक्सियल स्टिफनेस ऑफ द बार। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है U इक्वल टू K डेल स्क्वायर बाई 2, है ना। और K क्या है यहाँ पे, वेयर K इक्वल टू EA/L, इसको बोलेंगे एक्सियल स्टिफनेस। ये सारे फॉर्मूले जो मैंने डब्बों में बंद कर रखे हैं आपको ध्यान रखने हैं, याद कर लेने हैं। याद यदि नहीं होता तो ध्यान रखना है कि कैसे आ रहे हैं, लेकिन ध्यान तो आप रख सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में क्या होता है तो इतना टाइम होता नहीं है, तो थोड़ा सा यदि याद रख पाए तो बेटर है। ये वाला फॉर्मूला तो याद रखना ही है, या ये दो तो रखना ही है, बाकी इनको आप निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। तो देखिए ये तो बात हुई आपकी स्ट्रेन एनर्जी की फॉर ए प्रिज्मेटिक बार। हमने इनिशियली जो बार लिया था हमने कैसा लिया था, कुछ मैंने उसको ऐसे शो किया था, मतलब इस बार का क्रॉस सेक्शन, चाहे मैं सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3 कहीं देखूं तो क्रॉस सेक्शन मेरा क्या है, इस बार का सेम है। इस बार का क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा। ऐसी बार जिसका क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होता उसे क्या बोला जाता है, प्रिज्मेटिक बार। अब मान लीजिए आपकी कोई बार नॉन प्रिज्मेटिक है, मतलब उसका सेक्शन क्या हो रहा है, हर थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है या कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, मतलब कुछ इस टाइप की आपकी बार है। मान लीजिए कि कोई इस टाइप की बार है, ऐसी बार को क्या बोला जाता है, नॉन प्रिज्मेटिक बार। तो यदि इसकी मेरे को स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकालनी है, और ये भी मानते हैं हम लोड भी क्या हो रहा है, इस पर कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, हर दूरी पे या लोड की वैल्यू भी कंटिन्यूस क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। ये जो नॉन प्रिज्मेटिक बार है इसकी टोटल लेंथ L है, और यहाँ इस एंड से x डिस्टेंस पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसकी हमने लेंथ क्या ले ली, dx ले ली, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या मान लिया हमने, AX मान लिया। तो इसका यदि हमको निकालना हो स्ट्रेन एनर्जी तो हम कुछ इस टाइप से इसको निकाल सकते हैं। मतलब ये लोड भी क्या है, x डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ और लग रहा है, उससे आगे कुछ और लग रहा है। तो मान लीजिए x डिस्टेंस पे जो लोड है उसकी वैल्यू भी अपन ने क्या मान ली, यहाँ पर px मान ली, ठीक है। px अपन ने लोड मान लिया, ax इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया, इसकी लेंथ अपन ने dx मान ली। तो इस प्रकार के एलिमेंट को यदि आप थ्रू आउट द बार इंटीग्रेट कर दें, मतलब 0 to L पूरे पे यदि इस प्रकार के एलिमेंट को आप इंटीग्रेट कर दें तो आपके पास पूरी बार की क्या आ जाएगी, स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप, हाँ इसका मटेरियल सेम है, ध्यान रखिए, सब में x लग रहा है, मतलब सब चीज़ चेंज हो रही है, बट इट इज़ सेम, मटेरियली सेम। मटेरियल सेम है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पे। क्योंकि देखिए इनका सेक्शन तो चेंज हो रहा है लेकिन मटेरियल सेम है, तो मटेरियल सेम है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी क्या होगा, सेम होगा। तो इस प्रकार से आप इसका क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रेन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा स्ट्रेन एनर्जी। अब हम देखते हैं स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी।
इसको हम स्मॉल यू से शो करते हैं, तो अपॉन मतलब स्ट्रेन एनर्जी अपॉन क्या करना पड़ेगा आपको, वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम इक्वल टू ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ। तो वॉल्यूम को हमने क्या लिखा है यहाँ पे डायरेक्ट, ए इंटू एल। तो यदि हम करें पी स्क्वायर एल अपॉन 2AE, ये था u इंटू ए एल। तो हमने u की वैल्यू रख के इसमें रखी हमने वैल्यू, तो हमारी वैल्यू आई पी स्क्वायर अपॉन 2A²E, ठीक है। तो देखिए अब ये जो आपका पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है ना, इसको आप देख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू होता है आपका P/A, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E। तो दोबारा लिखूँ तो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी कैन बी शोन एज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। और अब आप जानते हैं सिग्मा इक्वल टू होता है E इंटू एप्सिलॉन, स्ट्रेस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन। यदि ये हम वैल्यू रख दें तो आपका आ जाएगा, ये भी क्या है आपका, इसको भी आप याद कर सकते हैं। इसको एक बार और अलग से लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। कैसे, देखिए ये वाला हम ले लेते हैं u इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ सिग्मा इंटू सिग्मा बाई 2/E। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है E इंटू एप्सिलॉन, तो सिग्मा अपॉन E इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन मतलब स्ट्रेन, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 सिग्मा इंटू एप्सिलॉन u इक्वल टू है स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, या फिर मैं लिख सकता हूँ 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो ये क्या होती है, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। ये एक तरीके से क्या है, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, है ना। वो कैपिटल U था, वो क्या था 1/2 P इंटू डेल। ये क्या था, स्ट्रेन एनर्जी, और ये क्या है, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। ये क्या है, स्ट्रेन एनर्जी, है ना, दोनों में अंतर है। और ये क्या था आपका, एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज कॉल्ड, उसमें आएगा स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी कुछ, तो आपको क्या लगाना है, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। ये कैसे होगा, देखिए ये जो भी डब्बे में बंद कर रहा हूँ सारे फॉर्मूले ध्यान रखने, सब पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। ये यदि सिग्मा और ये है, तो इसके नीचे का जो भी एरिया होगा वो क्या कहलाएगा आपका, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। यदि इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2 सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, है ना, इसके करस्पॉन्डिंग सिग्मा, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या है आपका एप्सिलॉन है। तो इसका पूरे का एरिया क्या 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस ये हाइट ये, तो यहाँ से ये निकल के आया। तो इससे क्या निकल के आ गया आपका स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, जो कि इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं, देखिए वापस से वही 3 पॉइंट की बात हो रही है। इन 3 पॉइंट में यदि आप कंफ्यूज है तो हमारे जो आई बटन है उस पर जाके आप क्लिक कीजिए और हमारे पिछली वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट और आपका यील्ड पॉइंट क्या क्या होता है ना। देखिए 2 लिमिट है, पॉइंट ए मान लीजिए, या फिर इसको इलास्टिक लिमिट को अपन पॉइंट ए बोलते हैं, इसको ओ बोलते हैं और इसको ए डैश बोल देते हैं। तो ए डैश है वो है आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या प्रोपोर्शनलिटी लिमिट PL, और ये होता है आपका इलास्टिक लिमिट EL। तो पहले क्या आता है आपका प्रोपोर्शनल लिमिट आता है, उसके बाद क्या आता है आपका, उसके बाद आपका आता है इलास्टिक लिमिट। तो यदि आप मटेरियल को सिर्फ प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही स्ट्रेस दे रहे हैं, लोड दे रहे हैं, तो और प्रोपोर्शनल लिमिट तक लोड देने के बाद प्रोपोर्शनल लिमिट तक की जो भी आपकी स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी होती है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक की जो भी स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी होती है उसको बोला जाता है मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको UR से शो करते हैं, ये होता है मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। द स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी व्हेन द मटेरियल इज स्ट्रेस्ड टू द प्रोपोर्शनल लिमिट इज कॉल्ड द मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, है ना। तो यदि यहाँ से मैं यदि मान लीजिए ये सिग्मा R था, तो या फिर इसको बोल देते हैं अपन PL, सिग्मा PL, है ना, प्रोपोर्शनल लिमिट, और इसके करस्पॉन्डिंग ये था PL, तो सिग्मा PL इंटू एप्सिलॉन PL। तो यहाँ से क्या आ जाएगी
म्यू आर आ जाएगा आपका। इस प्रकार से मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस बोलते हैं। तो इसको यदि मैं म्यू आर से शो करूं तो इसको लिख सकते हैं अपन सिग्मा स्क्वायर PL अपॉन 2E, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये जो लिखा ऐसे भी आप इसको लिख के बता सकते हैं। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हो गया। आप देखते हैं रेजिलियंस क्या होता है। जो इलास्टिक लिमिट तक जब हम करते हैं, लोडिंग लगाते हैं, तो उसके कारण जो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी होती है उसे रेजिलियंस बोला जाता है। जब प्रोपोर्शनल लिमिट तक तो उसे क्या बोला जाता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो रेजिलियंस को भी मैं यहाँ पे लिख के आपको क्लियर करके बता देता हूँ। तो रेजिलियंस क्या कहलाता है? रेजिलियंस रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी विद इन द इलास्टिक लिमिट। मतलब कहाँ तक? पॉइंट ए तक। तो ये वाला जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका? इसके कारण जो आएगा 1/2 इलास्टिक लिमिट इंटू एप्सिलॉन इलास्टिक लिमिट, ये क्या कहलाएगा आपका? रेजिलियंस। इसे आप बोल दीजिए यू, रेजिलियंस। इसे क्या बोला जाता है? रेजिलियंस यू। तो रेजिलियंस यू इस प्रकार से डिफाइन होता है। टफनेस, अब देखिए टफनेस क्या होती है? एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट फ्रैक्चरिंग। मतलब फ्रैक्चर से पहले जितना भी मटेरियल एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, जितना भी सह सकता है लोडिंग को या एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, उसे क्या बोला जाता है? टफनेस। मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होता है? स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी व्हेन द मटेरियल इज स्ट्रेस्ड टू द पॉइंट ऑफ फेल्योर, इट इज़ द एरिया अंडर द एंटायर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। मतलब यदि हम माइल्ड स्टील की बात करें तो माइल्ड स्टील के केस में कुछ यहाँ पर आपका क्या होता था? फेलियर होता था। तो ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इसके नीचे का ये वाला पूरा का पूरा एरिया, ये क्या कहलाएगा आपका? मॉडुलस ऑफ टफनेस। इसे क्या बोला जाता है? मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो अभी तक तो देखिए आपने जो भी लोड अप्लाई किया था, वो लोड अप्लाई किया था आपने ग्रेजुअली। तो ग्रेजुअली जब आप लोड अप्लाई कर रहे थे तो लोड और डिफ्लेक्शन कर्व कैसा आ रहा था? कुछ इस प्रकार से आ रहा था, और स्ट्रेस वाला भी जो आ रहा था वो कुछ इस प्रकार से आ रहा था, है ना। चाहे लोड डिफ्लेक्शन बोल दे, चाहे स्ट्रेस स्ट्रेन बोल दे, कुछ इस टाइप से आ रहा था। लेकिन यदि मान लीजिए आप इम्पैक्ट लोड, एकदम सडनली लोड अप्लाई करें एज एन इम्पैक्ट लोड, एक इम्पैक्ट लोड की तरह, तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी वो देखते हैं। देखिए जब भी आपका इम्पैक्ट लोड लगेगा तो यदि पी डेल्टा कर्व, लोड डिफ्लेक्शन कर्व बनाऊँ, तो आपका क्या होगा? इस प्रकार से लोड एक्ट करेगा। मतलब एकदम से लोड लगेगा और एकदम से क्या हो जाएगा आपका? जो भी डिफ्लेक्शन होना है वो एकदम से होगा। उसमें से ऐसा नहीं है कि ग्रेजुअली लोड इंक्रीज हो रहा है तो आपका डिफ्लेक्शन भी ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। जब लोड सडनली अप्लाई किया है तो आपका ये जो डिफ्लेक्शन है वो भी सडनली आपका आ जाएगा। तो इसके नीचे का यदि आप एरिया निकालें तो इम्पैक्ट लोड के लिए ये आप बोल सकते हैं स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी और सडन लोड applied as impact load, है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 1/2 P इंटू डेल्टा। ये तो हो गया आपका लोड डिफ्लेक्शन कर्व, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका, सॉरी 1/2 नहीं आएगा, है ना, क्योंकि एरिया क्या हो जाएगा? P इंटू डेल, P इंटू डेल लोड ही आ जाएगा। और यदि हम इसकी बात करें तो ये आ जाएगा स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, या फिर इसको आप लिख सकते हैं स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी सिग्मा स्क्वायर अपॉन ई। किसके केस में? इम्पैक्ट लोडिंग के केस में, या जब आप सडनली अप्लाई लोड होता है उसके केस में। अब बात करते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी क्या नेगेटिव भी हो सकती है? नहीं, स्ट्रेन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल लोड, चाहे वो दबा रहा है मतलब कंप्रेशन है वो लोड, चाहे वो टेंशन है, वर्क डन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो वर्क डन यदि पॉजिटिव होगा तो आपकी स्ट्रेन एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी भी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी। तो U या U इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी ध्यान रखना है ना। स्ट्रेन एनर्जीज या स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, चाहे वो सडन लोड के लिए हो, चाहे वो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे कि आपने अभी एक्सियली लोडेड मेंबर्स के लिए निकाला, वैसे ही हम बेंडिंग के केस में, टॉर्शन के केस में भी स्ट्रेन एनर्जीज निकाल सकते हैं। तो यदि स्ट्रेन एनर्जी इन बेंडिंग यदि मैं लिखूं तो जनरल एक आइडिया के लिए, जब हम बेंडिंग पढ़ेंगे तो उसके रिलेटेड स्ट्रेन एनर्जी हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन एक जनरल आइडिया के लिए मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। तो एम स्क्वायर एल अपॉन 2EI, एम क्या है? बेंडिंग मोमेंट, एल क्या है? उस बीम की लेंथ, ई क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ दैट बीम, आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। तो इस टाइप से आप बेंडिंग के लिए भी स्ट्रेन एनर्जी निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा बार है जो कि इस टाइप से लटक रहा है,
तो इसके खुद के वेट के कारण स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी वो हमें निकालना है। तो मान लीजिए इसकी लेंथ है L, यहाँ से टॉप से कोई x डिस्टेंस नीचे dx लेंथ का मैं कोई एलिमेंट ले लेता हूँ। इसकी लेंथ कितनी है, इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ कितनी है इसकी dx, इसकी लेंथ कितनी मानी मैंने dx। तो अब देखिए जो ये बार लटक रहा है, मान लीजिए कि डस्टर लटक रहा है, तो इसके यदि मैं इस वाले सेक्शन की बात करूँ, है ना, तो इस या फिर मान लीजिए इस पर कोई सेक्शन लगा रहा हूँ यहाँ पे, है ना, तो इस वाले सेक्शन को मतलब इस वाले सेक्शन को कौन खींच रहा है, इसके नीचे वाला हिस्सा। इस वाले सेक्शन को कौन खींच रहा है, इसके नीचे वाला हिस्सा। इस वाले सेक्शन को कौन खींच रहा है, इसके नीचे वाला हिस्सा। इस वाले सेक्शन को कौन खींच रहा है, इसके नीचे वाला ये वाला हिस्सा। इस वाले सेक्शन को कौन खींच रहा है, इसके नीचे वाला हिस्सा। मतलब जब कोई बार अपने ही वेट में लटकी हुई है, इस टाइप से लटकी हुई है, तो इसमें कितनी स्ट्रेन एनर्जी आएगी वो हमें निकालना है। तो यदि मैं इस लेवल पे इसका px फोर्स निकालूं इसके सेल्फ वेट के कारण, है ना, यदि मैं इसको कुछ ऐसा बना दूं यहाँ पर अलग से इस टाइप से बना दूं, तो यहाँ पे मान लीजिए px लग रहा था ड्यू टू इट्स वेट। वेट कौन सा वेट, ये वाला वेट, ये इतने पोर्शन का वेट, ये वाला वेट, इस वेट के कारण px लोड लग रहा है। तो वो px में कैलकुलेट करके आपकी स्ट्रेन एनर्जी निकाल सकता हूँ। तो मान लीजिए तो px आपका आ जाएगा गामा a इंटू एल माइनस एक्स। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली l माइनस एक्स। मतलब जो पोर्शन इस पर नीचे की तरफ लोड लगा रहा है वो कौन सा पोर्शन होगा, l माइनस एक्स। टोटल l है और x ही है, तो कितना पोर्शन लोड लगा रहा है यहाँ पर, l माइनस एक्स। तो लंबाई इंटू एरिया इंटू डेंसिटी, तो ये क्या आ जाएगा, वेट। और वेट ही क्या है यहाँ पर, फोर्स px है। तो यदि मैं स्ट्रेन एनर्जी निकालूं तो पिछले जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उनसे हम निकाल सकते हैं। हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ऐसे एलिमेंट्स को 0 से L तक। ऐसा एलिमेंट मान लीजिए पहले यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। तो ऐसे एलिमेंट्स को फ्रॉम 0 to L वी हैव टू इंटीग्रेट। तो यहाँ पे आ जाएगा P की जगह आ जाएगा गामा A इंटू एल माइनस एक्स इंटू डी एक्स, है ना। U था ना, U था आपका पी स्क्वायर एल अपॉन 2AE। तो वही कर रहे हैं, P की जगह हमने क्या रख दिया, ये रख दिया px रख दिया, इंटू एल की जगह dx रख दिया हमने, अपॉन 2A इंटू ई। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपकी u का मान आएगा गामा स्क्वायर A L क्यूब अपॉन 6E। तो ये स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आप ध्यान भी रखें, गामा स्क्वायर A L क्यूब अपॉन 6E। ध्यान रखिएगा ये किसके केस में है, कोई ऐसी बार जो कि खुद के वेट के कारण उसमें कितनी स्ट्रेन एनर्जी आएगी, ये आपको निकालना है। तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हुई सेल्फ वेट के कारण। अब मान लीजिए कि मैं एक P लोड और लगा दूँ, तो ये तो नोट डाउन कर लीजिए आप, ये सिर्फ सेल्फ वेट के कारण है। अब मान लीजिए यदि मैं इस पर एक लोड P अलग से और लगा दूँ, भाई वेट तो लग ही रहा है, साथ में एक लोड और एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो px होगा उसमें क्या ऐड और हो जाएगा, p और ऐड हो जाएगा। क्योंकि ये p तो कहीं पे भी मैं सेक्शन काट रहा हूँ तो p तो हर जगह लग ही रहा है, क्योंकि ये जो p है ये यहाँ पर भी एक्ट हो रहा है, यहाँ भी एक्ट हो रहा है, यहाँ भी एक्ट हो रहा है। लेकिन जो वेट था वो अलग अलग था। जैसे यहाँ पर इस वाले पोर्शन के लिए पूरा का पूरा वेट लागू था, इस वाले के लिए ये नीचे वाला लागू था, इस वाले के लिए ये नीचे वाला लागू था, इस वाले के लिए कोई सा लागू नहीं था। लेकिन ये जो p लोड है ये तो सारे सेक्शन पे क्या लगेगा, बराबर लगेगा। तो ये तो x के साथ चेंज हो रहा है। यदि x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो गामा a इंटू एल आ जाएगा, x का मान l रखूंगा तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। मतलब यहाँ पर खुद के वेट के कारण px 0 है, वो अपन को पता भी, क्योंकि इसके नीचे कुछ है ही नहीं तो कुछ लगेगा ही नहीं खुद के वेट के कारण। तो यदि x का मान आप l रख देंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन p रहेगा, p यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। तो आपको क्या px इक्वल टू क्या आ गया, नया ये आ गया। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको प्लस p और करके इसको इंटीग्रेट करना है। तो आपकी वैल्यूज़ क्या आएगी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और स्ट्रेन एनर्जी हमने पढ़ा भी था, पी स्क्वायर एल अपॉन 2AE होता है। यदि ऐसी कोई बार है उस पर क्या लग रहा है, इस टाइप से पढ़ा था ना हमने, पी आपने लोड लगा रखा है तो स्ट्रेन एनर्जी इतनी होती है। तो एक तो हो गया, एक टर्म तो आ गया पूरा किसके कारण, सेल्फ वेट के कारण। एक टर्म आ गया किसके कारण, P के कारण, प्लस एक एक्स्ट्रा टर्म और इसमें आया है, वो दोनों का। इसमें सिर्फ सेल्फ वेट का इफेक्ट है, इसमें लोड P का इफेक्ट है, इसमें दोनों के कारण है, इसमें दोनों के कारण। देखिए इसमें
कोई P नहीं आ रहा, लेकिन इसमें देखिए डेंसिटी भी आ रही है, P भी आ रहा है। इसमें सिर्फ क्या आ रही है, डेंसिटी, मतलब सेल वेट। इसमें सिर्फ क्या आ रहा है, P मतलब लोड P। इसमें डेंसिटी गामा भी आ रही है और साथ में डेंसिटी उस मटेरियल की, जिस मटेरियल का ये बना है, गामा भी आ रही है, लोड P भी आ रहा है। दिस इज ड्यू टू बोथ, है ना, दिस इज बोथ, ड्यू टू बोथ, है ना, वेट एंड आपका लोड P। ये सिर्फ किसके कारण है, P के कारण, ये किसके कारण है, सिर्फ वेट के कारण, है ना। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, जब लोड P एक्ट हो रहा है तो एक तो वेट का ऐड करना है, लोड P का एक्ट करना है और दोनों का इफेक्ट आपको ऐड करना है। जब सिर्फ आपका सेल वेट है तो उसके कारण सिर्फ ये, जब लोड P है तो उसके कारण स्ट्रेन एनर्जी इतनी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक नेक्स्ट एक छोटा सा सवाल और करते हैं, स्ट्रेन एनर्जी का कंसेप्ट थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए। अब देखिए एक सवाल है, U1 and U2 are strain energies U1 and U2 are strain energies stored in a prismatic bar due to axial tensile forces P1 and P2। तो P1 and P2, तो U1 इस प्रकार की लोडिंग के कारण स्ट्रेन एनर्जी है और U2 P2 लोडिंग के कारण स्ट्रेन एनर्जी है। द स्ट्रेन एनर्जी U स्टोर्ड इन द सेम बार ड्यू टू कंबाइंड एक्शन ऑफ P1 एंड P2। अब मान लीजिए सिनेरियो 2 में P1 और P2 दोनों को एक साथ लगा रहा हूँ, तो स्ट्रेन एनर्जी को बोला है कैपिटल U, पहले बोला है कैपिटल U1 कैपिटल U2 अलग अलग। अब सवाल पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो क्या U इक्वल टू U1 प्लस U2 होगा, तो मान लीजिए U1 होगा P1 स्क्वायर L, मान लीजिए इसकी लेंथ L है, ठीक है, पूरे में सबकी लेंथ क्या होगी L अपॉन 2AE, और U2 हो जाएगा आपका P2 स्क्वायर L अपॉन 2AE। और इस केस में टोटल लोड क्या है, P1 प्लस P2 स्क्वायर L अपॉन 2AE। अब आप लोग ही बताइए ऑप्शन कौन सा सही निकल गया है आपका, ऑप्शन डी, क्योंकि इसको यदि आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2, है ना। तो 2P1 P2 का टर्म क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, तो ये मतलब U1 प्लस U2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि कंबाइंड एक्शन में जो स्ट्रेन एनर्जी होती है वो इंडिविजुअल की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इंडिविजुअली यदि P1 P2 लगाऊं और दोनों का ऐड करूं, तो भी यदि P1 P2 को एक साथ लगाऊं तो भी ये जो दोनों स्ट्रेन एनर्जी किससे कम होगी, इससे कम होगी, या ये वाली स्ट्रेन एनर्जी इनसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ यदि आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और हमारी वीडियोस पूरे देखिए। थैंक यू।